आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। मैं विकास अम्बेडकर जय भीम अकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं और दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सब ने इतना प्यार देकर हमारे इस चैनल को इतना जल्दी से आपने इतना तेज़ी से आगे बढ़ाया। और मैं तो कहना चाहूँगा ये हमारा ही नहीं, ये आप सबका चैनल है। तो आप सब लोग मिलके संघर्ष करिए, मेहनत करिए और मेहनत से इस चैनल को आप उस स्तर पर पहुंचाइए कि बहुजनों के अपने चैनल, ये आपका अपना चैनल जय भीम अकेडमी जो एक एजुकेशनल चैनल है, ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे, जिससे हम अपने ही रास्ते में नहीं, अपने बहुजन के लोगों को दूसरे देशों के अंदर भी एक अच्छी उच्च शिक्षा वहाँ तक हम पहुँचाए। और बाकी हालांकि अभी हमें ऐसा लगता है ये शिक्षा जो कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, हमारे अपने ही रास्ते में अपने ही लोगों की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज के संत महापुरुषों, महावीरांगनाओं और ऐसी महान शख्सियत जिसने हमें ये सब दिया है, जिसके मेहनत और संघर्ष पर हमें ये सब मिला है, ऐसी महान शख्सियत हमारे महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके विचारों को, उनके इस मिशन मूवमेंट को आगे पहुंचाने का प्रयास हम लोग यहाँ से कर रहे हैं और निरंतर हम ये प्रयास करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, हमारा जो वीडियो आज का होने वाला है, ये हिंदी का हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, क्रिया। देखिए, क्रिया पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रिया पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए क्रिया को पढ़ाने से पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि जब पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ने के लिए पढ़ने जैसा माहौल होना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, मैं प्रयास ये करता हूँ, जब मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आता हूँ तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं उस कमज़ोर बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, जो कहता है कि मैंने कभी नहीं पढ़ा और मैं कभी नहीं पढ़ पाऊँगा, कुछ भी चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती है। ऐसे कमज़ोर बच्चों को टारगेट करके, यानी कि जिस तरह से हमारे सर कहा करते थे कि बस जान होनी चाहिए, मुर्दों को भी पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसी तरह के उद्देश्य से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैं अपने आपके सामने अपने इस मंच पर आता हूं कि मैं ऐसे भी बच्चों को पढ़ा सकूं, ऐसे बच्चों को भी जिनको समझ नहीं आता, पढ़ने में बहुत वीक है, तो मेरे यहाँ से वो भी बच्चे पढ़ के जाए। तो अब हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए, एक समय की गरिमा को समझते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जो हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिया, ठीक है ना। देखिए, हिंदी जो का हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्रिया पढ़ा रहे हैं और ये जानना अति आवश्यक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसको हमें बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। अब क्रिया क्या होती है ये आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले क्रिया की परिभाषा आपको बताते हैं। क्रिया, देखिए, क्रिया की परिभाषा हम अगर आपको बताएं तो हमारी परिभाषा में सभी काम जो है वो क्रिया है, ठीक है, हो गई ख़त्म परिभाषा। लेकिन अगर लंबी चौड़ी सी इसकी परिभाषा बनाएं तो एक व्याकरणिक लैंग्वेज, यानी कि व्याकरणिक भाषा में हम इसकी एक लंबी सी भी बना देंगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। क्या कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना व्यक्त हो या पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ये क्रिया लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो पहले कहा एक ही शब्द में ख़त्म कर दिए थे कि सभी काम क्रिया होते हैं। बिल्कुल, ये वही तो बात है जिसको घुमा के कह रहे हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाए उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, भाई ये लिखना जो है, ये लिखना भी तो क्रिया है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तमाम काम करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, आप लिखते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप पढ़ते हैं, ये सब तमाम क्या है, ये सब क्रियाएं हैं। तो हमने इसीलिए एक ही शब्द के साथ क्रिया की परिभाषा को ख़त्म कर दिया था कि क्रिया क्या है, सभी काम जो है क्रिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आ जाता है वो क्या है, वो टॉपिक हमारा
टॉपिक नहीं, अगली बात जो आती है वो धातु आती है। अब धातु क्या होती है ये भी बहुत जानना जरूरी है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है ना। अब जो धातु की बात हो रही है, धातु क्या है, अब धातु पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु कहलाता है। क्या क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब ये धातु हम आपको बताते हैं। क्रिया जिससे बनती है, क्रिया जिससे बनती है उसे हम धातु कह रहे हैं भाई। जैसे आपने कहा पढ़, ये पढ़ क्या है, ये क्या है, ये धातु है। अब इससे अगर इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ दे, ना प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पढ़ना। तो पढ़ना किससे बना, पढ़ धातु से बना। तो जिससे क्रिया बनती है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, ये धातु कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि सीधे सीधे से अब मैं एक चीज और बता दूं, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर हमें क्रिया प्राप्त होती है। यानी कि जिसमें ना जोड़ने पर हमें क्रिया प्राप्त हो उसे हम धातु कह सकते हैं। ये कंफर्म है। अब धातु के भेद पढ़ेंगे। अब देखिए धातु के भेद पढ़ेंगे। धातु हमने आपको बता दिया क्या है धातु। अब धातु के जरा भेद पढ़ लेते हैं। धातु हम ठीक लिख रहे हैं ना, जी हाँ। अभी देखिए धातु के जो भेद हैं वो दो भेद हैं। एक मूल धातु होती है, मूल धातु क्या होती है अभी हम आपको बताने वाले हैं। एक यौगिक धातु होती है, एक क्या होती है, यौगिक धातु होती है। मैं इनको मिटाता रहूंगा, आप लिखना चाहो तो साथ साथ लिख लेना, ठीक है ना। धातु के दो भेद हो गए हैं, मूल धातु हो गई, एक यौगिक धातु हो गई। मूल धातु क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अभी जो आपको ऊपर पढ़ रहे थे ना वो मूल धातु ही थी, ये स्वतंत्र होती है। लेकिन यौगिक धातु क्या होती हैं, यौगिक धातु जैसे ये आपकी ये स्वतंत्र थी, पढ़ जैसे पढ़ से बढ़ता है पढ़ना, ठीक है ना। ऐसे लिख क्या है, लिख से बनता है लिखना, आप समझ रहे हो ना। तो ये पढ़, ये लिख, ये क्या है आपकी, ये मूल धातु है आपकी, ये स्वतंत्र है, इनको ना किसी की आवश्यकता नहीं है। और यौगिक धातु ये क्या होती है, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बनती है। अब वही जो बात हम बता रहे थे आपको। अब जैसे लिखना बना, पढ़ना बना, और भी बन जाएंगे, खाना बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है यौगिक धातु। अब यौगिक धातु को भी आगे बढ़ा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यौगिक धातु को भी आगे बढ़ा देते हैं। यौगिक धातु के भेद कितने होते हैं, ठीक है ना। अरे यार, यौगिक धातु के भेद कितने होते हैं, यौगिक धातु के भेद कितने होते हैं। अब भेद इसके देखिए लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको। नंबर 1 हम आपको पढ़ाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। धातु में जो अब यौगिक धातु हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको प्रेरणार्थक क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये आपको पढ़ाएंगे। दूसरी क्या पढ़ाएंगे, दूसरी आपको नाम धातु यौगिक क्रिया पढ़ाएंगे, यौगिक क्रिया पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 क्या पढ़ाएंगे, नंबर 3 नाम धातु पढ़ाएंगे। अब आप देखना कि कितना शॉर्ट हम इसको आपको और कितना कम शब्दों में आपको क्रिया हम करा देंगे। एक पढ़ाएंगे हम आपको पूर्वकालिक, ठीक है ना, पूर्वकालिक क्रिया। ये ना ये यौगिक धातु के आधार पर है ना, ये यौगिक के आधार पर है, ठीक है ना, यौगिक के आधार पर क्रिया। यौगिक धातु नहीं, ये तो हो गया। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया पढ़ा रहे हैं हम आपको, व्युत्पत्ति
व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया, ठीक है ना, ये व्युत्पत्ति के आधार पर है। और यहाँ आप रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है ना। अब रचना के आधार पर देखिए, रचना के आधार पर हम आपको क्रिया जो है, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, एक कर्मक होती है, एक कर्मक होती है। कर्मक ऊपर वाला बनेगा कर्मक, एक कर्मक, और दूसरी होती है द्वि कर्मक, ठीक है ना, द्वि कर्मक आप समझ रहे होंगे, द्वि कर्मक। अब दूसरी होती है एकर्मक क्रिया। बताने के लिए तो मैं इनको 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट में दोनों को, लेकिन मुझे समझाना है, ठीक है ना, मुझे आप लोगों को समझाना है। ये हमारा हिंदी का वीडियो जो बन रहा है, इससे पहले हमने वर्णमाला कंप्लीट कराया, जो कि 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया था। ये क्रिया है, छोटा सा है टॉपिक, तो आज ही की वीडियो में और लगभग इन्हीं 30 मिनट में हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी कि पूरा कर दे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। अब प्रेरणार्थक क्रिया हम पढ़ते हैं। प्रेरणार्थक मतलब आप इस शब्द से ही आप देखिए समझ रहे होंगे। प्रेरणार्थक मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा मतलब कोई कार्य की किसी को प्रेरणा देकर कोई भी काम किसी और से कराना, ठीक है ना। अब सीधा सीधा मैं अपने शब्दों में कहूँ, जो काम स्वयं ना करके, जो कार्य स्वयं ना करके किसी और से कराया जाए, किसी और को उसकी प्रेरणा दी जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब हम इनको एक एक करके इनको मिटा देते हैं, एक एक करके चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अब ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड की भैया, तो कहाँ से लाएंगे, तो मिटाना पड़ेगा, तो मिटा दिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक, हाँ जी, ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया हम पढ़ा रहे हैं, और इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या रहेगा। मैंने उड़ता हुआ, अरे नहीं, ये मैंने अपना फ़ोन ठीक कराया, करवाया है। तो देखिए यहाँ मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया है, तो यहाँ मैं कौन हूँ? करता हूँ, करवाने वाला हूँ। और देखिए जो क्रियाएं थी, जैसे कोई भी काम था वो क्रिया थी, अब ये भी तो काम हुआ है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये प्रेरणार्थक हो गई, क्योंकि ये मैंने स्वयं से नहीं किया, ये मैंने करवाया है। मैंने अपना जो फ़ोन है वो किसी और से ठीक करवाया है। तो जो काम किसी और से कराया जाए, जिस वाक्य में काम किसी और से कराया जा रहा है, वह वाक्य किसका? प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य है। या करवाया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। आप समझ रहे हो? देखिए मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, अगर इससे समझ में ना आए, देखिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस, मैंने बच्चों को अरुण से पढ़वाया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बच्चों को किससे? अरुण से पढ़वाया। तो पढ़वाया क्या है? मतलब मैंने ये काम किसी और से करवाया, ठीक है ना। मैंने बच्चों को, देखिए काम तो हुआ बच्चे पढ़ने का, यहाँ बच्चे पढ़ा रहा था मैं, तो यहाँ भी काम हो रहा था,
लेकिन यहाँ काम मैं कर रहा था, यहाँ काम मैं किसी और से करा रहा हूँ। मतलब मेरी प्रेरणा से कोई काम कर रहा है अरुण, मैंने प्रेरणा दी अरुण को पढ़ाने की, तो अरुण से मैं पढ़वा रहा हूँ, तो मैं बच्चों को अरुण से पढ़वा रहा हूँ। तो पढ़वाना यहाँ कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए जब बहुत देर तक बोलते हैं ना तो गला जो है ना वो बैठ सी जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये टॉपिक हमें क्लियर करना है तो आगे बढ़ा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ इन 2 उदाहरणों के माध्यम से कि प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहा जा रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया जो काम किसी और से कराया जा रहा है, आप बिल्कुल वहाँ आसानी से इसको पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तो आप इसको क्रिया भी करेंगे। अब दूसरी बात, मैंने यहाँ यौगिक क्रिया की बात की थी। किसकी? मैंने यौगिक क्रिया की बात की थी। तो यौगिक क्रिया क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। यौगिक क्रिया, ये हमने हेडिंग डाल दिया। स्याही फिर से लग रहा है ख़त्म हो गई, अब स्याही फिर से डालनी पड़ेगी। ये यौगिक क्रिया क्या होती है? यौगिक क्रिया, देखिए एक उदाहरण देता हूँ, जैसे रोना और धोना। मैं सिर्फ आपको पहचान बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं रिवीजन क्लास करा रहा हूँ। तो यौगिक क्रियाएं यानी कि जो किसी न किसी की सहायता से, किसी न किसी की सहायता ले रही है, किसी न किसी के साथ आ रही है, प्रत्यय जुड़कर आ रही है या फिर किसी दूसरे अन्य क्रिया के साथ आ रही है। जैसे रोना एक क्रिया है, ये तो प्रत्यय जुड़ जाता है, और धोना भी एक क्रिया है, तो किसी दूसरी क्रिया के साथ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी यौगिक क्रिया। वहीं नाम धातु क्रिया किसको कहा गया? देखिए या तो प्रत्यय जुड़कर आए, मैं फिर से बता रहा हूँ, या तो प्रत्यय जुड़कर आ रहा है या फिर किसी दूसरी क्रिया के साथ आ रही है। और जैसे ये जोड़े वाले शब्द थे, रोना, धोना, खाना, पीना, हंसना, हंसाना, तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं, जो क्रिया के साथ क्रिया आ रही है या फिर क्रिया में प्रत्यय जुड़कर जो क्रिया बन रही है, वो सब यौगिक के अंतर्गत आती है। अब उसके बाद में हमने बताया था आपको नाम धातु। ठीक है ना, ये थर्ड चल रहा है, ध्यान रखना, इससे पहले 2 करा दिए। नाम धातु, अब नाम धातु में सीधा सीधा क्या था? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है जो क्रियाएं, मैं देखो कितना छोटे शब्दों में बता रहा हूँ आपको, जो क्रिया संज्ञा, आपकी संज्ञा सर्वनाम दिख तो रहा होगा ना, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। क्या? विशेषण से बनती है। जैसे कि आप संज्ञा, कोई नाम ले लीजिए, अरे ये पढ़ जो है ना, ये पढ़, ये नाम ही है तो पढ़ना, इससे बन जाती है। ऐसे मतलब बहुत सारे इस तरह के जो है ना, बहुत सारे वो आ रहे थे। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, ज़रा 1 मिनट आप रोकिए, हम आपको क्रिया के बहुत सारे उदाहरण दे देते हैं। ये किस तरह से क्रियाएं विशेषण से किस तरह से बनती हैं, और ये आपकी जो है, ये देखिए विशेषण से बनने वाली क्रियाएं हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे दुखी है, अब दुखी है तो ये दुखी क्या है? दुखी विशेषता होती है। पहले हम आपको संज्ञा से बना के दिखाते हैं। जैसे ये लाठी है, ये कोई संज्ञा है। अब इसमें लाठी में मारना अगर जोड़ दिया जाए तो ठीक है ना, तो लाठी मारना क्या हो गया? लाठी मारना क्या हो गया? लाठी मारना। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया। आप समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे हैं आप? कि किसी नाम के साथ प्रत्यय जुड़ना या फिर कोई क्रिया जुड़ देना, क्या बनेगी? नाम धातु क्रिया। देखिए मैं अब किसके साथ बता रहा हूँ आपको? विशेषण के साथ बता रहा हूँ। देखिए ये पीला जो है, पीला क्या है? पीला कोई रंग है जो कि उसकी विशेषता है। अब पीले के साथ अगर मैं पढ़ना जोड़ देता हूँ
पढ़ना जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा पूरा पीला पढ़ना, पीला पढ़ना। तो पूरा क्या हो गया, ये नाम धातु क्रिया हो गई। आप बिल्कुल आसानी से समझ लोगे, जैसे मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर, कि जब भी किसी नाम के साथ या फिर किसी संज्ञा सर्वनाम यानी किसी सर्वनाम के साथ या फिर किसी विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़कर आए या फिर कोई क्रिया जुड़कर आए तो वो नाम धातु क्रिया हो जाती है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको लास्ट पूर्वकालिक क्रिया बताने वाला हूँ। 20 मिनट हो गए हैं और 20 मिनट में हमें जो है 10 मिनट में आपको हमें पूर्वकालिक क्रिया और आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया करवानी है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया हम आपको बताते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, ठीक है ना। एक उदाहरण के माध्यम से हम पूर्वकालिक क्रिया का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मैंने उड़ता हुआ तोता देखा है, ठीक है ना, देखा है। अब ये देखिए उदाहरण है ये आपका, और इस उदाहरण से आप समझ लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ लेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, मैंने उड़ता हुआ तोता देखा है। तो देखिए इसमें 2 क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। एक तो उड़ना, उड़ रहा है, और फिर दूसरा एक देखना, ठीक है ना भाई। उड़ना और देखना 2 क्रियाएं हो रही है ना। तो जिस वाक्य में 2 क्रियाएं हो और पहली क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखिए कैसे, मैंने उड़ता हुआ तोता देखा है, ठीक है। तो तोता आपने कब देखा? तोता आप तभी देख सकते हैं तब तोता उड़ा। भाई जब ये सेंटेंस के रिगार्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने उड़ता हुआ तोता देखा, तो इस वाले सेंटेंस में आप तोता तभी देख सकते हैं ना, तब तोता उड़ा। तो पहले तोता उड़ा तब आपने देखा। तो जो क्रिया पहले हुई है उसको हम क्या कह रहे हैं? पूर्वकालिक की क्रिया कह रहे हैं। जैसे कि एक और उदाहरण, वह लेटते ही सो गया, ठीक है ना, लेटते ही सो गया। आप उदाहरण को समझिए। वह कोई भी व्यक्ति है, भाई कोई भी हो सकता है, लेटते ही सो गया। अब देखिए लेटना और सोना 2 क्रिया यहाँ हो रही है, लेकिन एक क्रिया पहले होगी। भाई कब सोएगा? खड़ा तो नहीं सोएगा। इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से चाहे कोई खड़ा होकर सो जाए या बैठ के सो जाए, इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन यह सेंटेंस, इस वाले वाक्य की बात हो रही है। इस वाले में तो वह लेटते ही सो गया, तो इस वाले सेंटेंस में जाहिर सी बात पहले लेटेगा। अब जब पहले लेटेगा तभी तो सोएगा ना। तो जो क्रिया पहले हो रही है उसको क्या कह रहे हैं? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अब समय बहुत कम है, 30 मिनट में इसको ख़त्म करना है, तो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो अब रचना की दृष्टि से पढ़ना था हमको, रचना की दृष्टि से हम पढ़ेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे कि क्रिया को यहाँ कितना, जैसे हमारी सकर्मक क्रिया होती, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म होता है, सीधा सा, जिसमें क्या होता है? जिसमें कर्म होता है, ये क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है ना। अब देखिए सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, बिल्कुल बहुत आसान सा रहेगा। मोहन फल खाता है, ठीक है ना। तो कोई भी ले लीजिए आप, ये मोहन है, कोई मोहन है, मोहन फल खाता है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्यों है? कि मोहन फल खाता है, तो खाना यहाँ क्रिया हो रही है। मोहन फल खा रहा है, तो जो खा रहा है, जो क्रिया हो रही है ना, इस क्रिया का फल जो है ना किस पे पड़ रहा है? जो फल है उस पर पड़ रहा है ना। भाई किसको खाया जा रहा है ना? फल को खाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि जहाँ कर्म होता है और कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जो फल है कर्म पर पड़ता है, तो यहाँ कर्म कौन है? ये कर्म जो है यहाँ फल है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं? मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सकर्मक क्रिया
जिस क्रिया में कर्म होता है, जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तभी तो सकर्मक कहा, सकर्म मतलब सकर्मक क्रिया जहाँ कर्म होता है। अब कर्ता द्वारा किए गए जो कार्य है उसका जो फल है वो किस पर पड़ता है, कर्म पर। अब जो है कर्म पर पड़ता है। तो मोहन फल खाता है, तो मोहन क्या खाता है, फल खाता है। तो ये जो खाना क्रिया हो रही है इसका फल किस पर पड़ रहा है, जो फल पर पड़ रहा है, जो भी वो सेब वगैरह XYZ कुछ भी ले रहा है, ठीक है ना। अब इसमें एक कर्मक क्रिया होती है, ये क्या होती है, एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म होता है, जैसे ये है, ठीक है। अब द्वि कर्मक क्रिया क्या होती है, द्वि कर्मक क्रिया, अजान हो रही है, वैसे मैं रुक जाता हूँ अजान में, लेकिन समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए चलो मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। अजान की वजह से रोकना पड़ा था। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। देखिए मैंने बताया एक कर्मक क्रिया और द्वि कर्मक क्रिया, साही भी खत्म हो गई, लास्ट बच रहा है, इसलिए मैं इसी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए मुझे इसी से बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ एक कर्म जिसमें एक कर्म होता है, द्वि कर्म जिसमें दो कर्म होते हैं। अब दो कर्म किस में होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। देखिए एक और सेंटेंस था, मुझे याद आ रहा है, सेंटेंस क्या था, चलो सेंटेंस वही मैं लिख लेता हूँ जो अभी मैं आपको बता रहा था कि मैंने क्या है, मैंने उड़ता हुआ तोता देखा है, ठीक है ना, तोता देखा है, ठीक है ना। तो देखना भी क्रिया है और उड़ना भी क्रिया है। तो जहाँ द्विकर्मक, ठीक है ना, और सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। माँ ने बच्चों को पैसे दिए, ठीक है, ये सही है, ठीक है ना। अब इसमें दो कर्म है, ठीक है, बच्चे और पैसे, ठीक है। जहाँ दो कर्म हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। तो ये बात इतनी सी सिंपल है, समझ में आ गई होगी। अब लास्ट में आपको बता दूँ एक कर्मक क्रिया क्या होती है। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, एक कर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, नहीं होता है, क्या कर्म नहीं होता है, समझ रहे हैं ना आप, जिसमें कर्म नहीं होता है। देखिए मैं बोलता हूँ तो आप मेरे बोलने को ही समझना, क्योंकि कई बार यहाँ चीज़ें अच्छे से नहीं दिख पा रही होगी या फिर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप उस पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही पढ़ा रहा हूँ और मैं इतना अच्छे से और इतना इत्मीनान से बोलता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल समझ में आती हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि जहाँ कर्म नहीं होता वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। यहाँ कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का फल भी कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे कि राहुल दौड़ता है, राहुल क्या करता है, दौड़ता है। तो आप देखिए जब राहुल दौड़ रहा है तो दौड़ना क्रिया है, लेकिन जो भी वो काम कर रहा है उसका फल किस पर पड़ रहा है, राहुल पर। राहुल खाता है तो खाना क्या है, क्रिया है, लेकिन कौन खा रहा है, राहुल खा रहा है, तो उसका फर्क किस पे पड़ रहा है, क्रिया पे। जहाँ कर्म ना हो वहाँ क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो आज का टॉपिक शायद हम ये यहीं तक रखेंगे, और अगर कोई त्रुटि आपको इसमें नज़र आती है तो मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई बहन हैं, तो आप मुझे बिल्कुल उसमें कोई भी त्रुटि आपको नज़र आती है आप मुझे कमेंट में भेजिए। त्रुटियों को, उन गलतियों को सुधारते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाकर और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। और अंततः जाते जाते आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये चैनल आप सबका है, आप सबकी मेहनत से चैनल खड़ा हुआ है, आप सबकी मेहनत से ही इसको आगे पहुँचाया जाएगा। आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजकर उनको भी बोलें और अपने अपने स्टेटसों पर लगाएं, जिससे आपका चैनल और भी ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका जो लाभ है वो अपने बहुत ज़्यादा लोगों को मिल सके और जल्दी से आपका चैनल भी ग्रो हो, इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर, आप सब मिलकर मेहनत करें, मेहनत से ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब चैनल आगे बढ़ेगा, चैनल बड़े लेवल पे जाएगा, तो इसी चैनल से आपको फिर बड़े लेवल की तैयारी भी करने का मौका मिलेगा। और यहाँ से मैं आज भी कह रहा हूँ, चीज़ें आपको निःशुल्क दी जाएगी। तो आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।